नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। संसद के मॉनसून सत्र में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फिर आर पार की जंग छिड़ गई है। सरकार राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 लेकर आई है। सीधे शब्दों में कहें तो अब वंदे मातरम का अनादर करना या उसमें बाधा डालना आपको सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है। सरकार का तर्क साफ है, जो गीत देश की आज़ादी का मूल मंत्र बना उसका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। सवाल है कि क्या वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देना राष्ट्र का मान बढ़ाएगा या फिर इस पर सियासत और गहरी होगी। संसद का मॉनसून सत्र और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। राज्यसभा में जोरदार नारेबाजी के बीच सरकार ने पेश कर दिया है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026। यानी अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनादर करना सीधा जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। हमारे विरोध के विकास जो भी विरोध कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणना के सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गीत को भी। अब तक 1971 के मूल कानून के तहत सिर्फ राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर कानूनी कार्रवाई और 3 साल तक की सजा का नियम था, लेकिन नए संशोधन के जरिए अब वंदे मातरम में बाधा डालने या अनादर करने को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। सोमवार को इस पर संसद में घमासान तय है। सरकार का रुख साफ और कड़ा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आजादी का मूल मंत्र था। अगर राष्ट्रगान को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है तो देश की चेतना जगाने वाले राष्ट्रगीत का अपमान करने की छूट किसी को कैसे दी जा सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बिल को लेकर आक्रामक है। विपक्ष का आरोप है सरकार महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है। संसद से उठी ये चिंगारी अब पूरे देश के सियासी गलियारों में फैल चुकी है। तो क्या ये कानून राष्ट्र का मान बढ़ाएगा या इस पर राजनीति और गहरी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब यह सवाल है कि क्या इस कानून के आने के बाद वंदे मातरम का अपमान नहीं होगा? क्या वाकई वंदे मातरम का जो सम्मान है इसके बाद लोग करने लग जाएंगे? और विपक्ष का ये कहना है कि देश में और भी कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए। चलिए पहले तो आपको बताते हैं वंदे मातरम बिल में क्या है। 1971 में कानून बनाए गए, राष्ट्रीय गान की तरह इसका सम्मान करना ज़रूरी है, ये सरकार का कहना है। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत का अपमान करना अपराध होगा, ये इसकी श्रेणी में आता है। अपराध कोई नहीं कर सकता। अगर अपमान करता है कोई भी तो 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में इस गीत को, जैसे राष्ट्रगान गाया जाता है वैसे ये गीत गाया जाए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये गीत गाया जाए और सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य है। आपको याद होगा कि इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, बहस हुई थी। 3 मिनट 10 सेकंड में ये गाया जाना चाहिए, जो उसका समय है 3 मिनट 10 सेकंड। स्कूलों में प्रार्थना से पहले गाया जाए, जिस तरीके से राष्ट्रगान को गाया जाता है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये गाया जाए, पूरे 6 अंतरों के साथ इसको गाना चाहिए। तो ये नियम है। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनटीए में बदलाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एनटीए में बड़ा बदलाव किया। एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एनटीए में बड़ा बदलाव। थोड़ी देर पहले भारत एक्सप्रेस ने आपको कहा भी था, आपने हेडलाइन भी सुनी होगी कि कहीं पर गाज गिर सकती है, बर्खास्त कर दिया गया है एनटीए के 47 अधिकारी को। आपको बता दें, जब से पेपर लीक हुआ है तब से भारत एक्सप्रेस इस बात को कह रहा है कि एनटीए की भूमिका जो है वो हमेशा से विवादास्पद रही है। एनटीए के गठन के बाद कितने सारे ऐसे पेपर्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हुई है। और नीट की स्पेशली बात कर ले तो नीट का पेपर तो कई बार लीक हो चुका है। लेकिन अब देखिए, एनटीए के अधिकारियों पर गाज गिरी है, बर्खास्त किए गए हैं 47 अधिकारी। तो एनटीए के 47 अधिकारी जो हैं वो बर्खास्त किए गए हैं।
ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपने सुना भी होगा, पहले ही ये कहा था कि एनटीए पर गाज गिर सकती है और ये बड़ा बदलाव एनटीए में किया गया है। एनटीए के गठन के बाद से एनटीए कई बार जो है वो विवादों में रही है, एनटीए कई बार संदिग्ध रही है और अभी भी एनटीए की एक अधिकारी जिसको मॉनिटरिंग के लिए सारी चीज़ों के लिए रखा गया था वो भी पेपर लीक में शामिल पाई गई थी। तो अब उसके बाद एनटीए पर ये बड़ी गाज है। एनटीए के 47 जो अधिकारी हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। आज ही सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बात हुई थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने ये बात करी थी, बैठे थे, उनको लेटर सौंपा था। 3 मांगे उनकी प्रमुख हैं, जिसमें प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और यह भी था कि 8 बजे धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आई है और ये कि एनटीए में ये बड़ा बदलाव, 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो ये एनटीए में बड़ा बदलाव, यानी कि सरकार अब ये सुनिश्चित कर रही है, जो कहा गया था कि सरकार की जवाबदेही होगी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, सरकार को छात्रों के भविष्य के लिए इस तरफ कदम उठाने होंगे। तो एक कदम जो है वो उठा दिया गया है कि 47 अधिकारी जो हैं वो वो बर्खास्त कर दिए गए हैं। 47 अधिकारियों पर गाज गिरी है, सरकार ने ये एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनटीए पर बड़ी कार्रवाई और कई अधिकारी नप गए। ये अब देखना होगा। कोमल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। कोमल, एनटीए पर ये बड़ी गाज, पहले भी भारत एक्सप्रेस ने जब खबर आई थी कि आज कुछ ऐसा हो सकता है, एनटीए पर गाज गिर सकती है, 47 अधिकारी जो है वो बर्खास्त। देखिए, सूत्रों के से ये जानकारी आ रही है क्योंकि एनटीए में लगातार सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो ये जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 47 अधिकारियों की सेवा जो है आगे समाप्त की खबर जो है वो आ रही है और आगे भी और सफाई हो सकती है। देखिए, सरकार का एक अब एक सीधा सा फंडा लेकर के सरकार चल रही है कि परीक्षा में जो गंभीर सुधार है उनको लाने का प्रयास जो है वो कर रही है लगातार सरकार। और इसके तहत एनटीए जो है उसमें 47 अधिकारियों की सेवा की बर्खास्तगी की जो है वो खबर सूत्रों के मुताबिक अभी आ रही है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है और इसके ये ही नहीं, भविष्य में आगे भी और एनटीए में कई तरह के सुधार जो है किए जा सकते हैं। तो जो ये पूरा सुधार है वो बदलाव का हिस्सा है। जो लीक विवादों को लेकर के सरकार लगातार जो है विवादों में जिस तरीके का विवाद चल रहा है इस वक्त, तो को ये श्योरिटी एक तरह से दिलाने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से है कि भविष्य में सरकार इसको लेकर के और ज्यादा सख्त कदम उठाएगी। और क्या होता है अब आगे, क्या होता है ये जरूर कोमल देखना होगा आगे, और क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है ये अब देखने वाली बात होगी। कोमल, आप लगातार नज़र भी बनाए रखिएगा। मैं फिर आपका रुख करूंगी, फिलहाल के लिए शुक्रिया। और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। शुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस, और अमृतांशु राय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले बीजेपी का मैं रुख कर लेती हूँ, डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्योंकि बात हम वंदे मातरम पर करने वाले थे, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट तो यही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनटीए के 47 अधिकारियों पर गाज। मुझे लगता है इस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा बताएं किस तरीके से इसको समझे और कैसे ये जो आंदोलन देश भर में हो रहा है इसको रोकने का काम ये सरकार का फैसला करेगा। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं बता दूं आपको, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है ये देश की आत्मा है। बिल्कुल, हम सर वंदे मातरम पर बात करेंगे। मैं आपके विषय पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले ये कहा था जी, जो आज ये संसद में विषय लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और देश के हर नागरिक को इसको गाना चाहिए, इसको राष्ट्रगीत को हर फंक्शन से पहले करना चाहिए, ये इसके लिए हम तत्पर है। दूसरी विधि जो अभी आपने कहा ऑन द स्पॉट आप लेके आपके चैनल के माध्यम से बता, देखिए देश में मोदी जी की सरकार की 0 टॉलरेंस पे काम करती है। आप देखिए, जब ये नीट का एग्जाम के कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आई तो सरकार ने खुद आगे बढ़ के इसको रद्द किया, आगे बढ़ को रिकॉर्ड टाइम में इस नीट के एग्जाम को री एग्जाम कराया और रिकॉर्ड टाइम में इसका रिजल्ट भी दिया। ये सरकार की तत्परता है। और जिस तरीके से आज अभी आपके चैनल से पता लगा 47 अधिकारी है, तो 0 टॉलरेंस पे सरकार काम करती है। सरकार जो है छात्रों के साथ है। लेकिन जो सड़कों पे हुजूम उतरा है वो तो नाखुश है ना सर।
देखिए आपकी बात, देखो युवाओं को दिक्कत है, युवाओं में है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जब एक एग्जाम रद्द होता है तो थोड़ा बहुत तो रोष आता है, पर सरकार इस मामले में संवेदनशील है। सरकार ने पूरा काम किया। हम लोगों ने, आपने देखा हमारे सारे मंत्री किस बार छात्रों से बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी से बात कर रहे हैं। सरकार इस समस्या के निदान के लिए तत्पर है नहीं, और इसी कड़ी में ये लेकिन 47 मेन जो उनकी मांग है, क्योंकि आज भी 3 मांगे सौंपी हैं सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने। पहली मांग तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है। आपने उनकी मांगों के बारे में बताया। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो छात्रों का आंदोलन है, इसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसको राजनीतिकरण की कोशिश की, किस तरीके से प्रधानमंत्री की आवाज की, और सारी बातों पे चर्चा हो रही है ना। एक्शन चाहिए। मैंने कहा सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और जो भी दोषी है बख्शा नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात ही पहली बार हुआ है कि जो भी इस तरीके के पेपर लीक कराएंगे उनको 13 व्यक्ति, जो 13 इसमें मुलजिम हैं, जो 13 अपराधी हैं इसमें, जो उन पे फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलने की शुरुआत हो गई है। तो सरकार हर चीज पे लेगी, और मतलब सदन में भी हम चर्चा के लिए सरकार उन तैयार हैं। छात्रों को मना लेगी जो सड़कों पर हैं, जो जंतर मंतर के बाहर इस समय एक लाखों छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा है और रोज नए अपडेट्स उसमें सामने आ रहे हैं। उनको कन्विंस कर लेगी सरकार सर? नहीं, बिल्कुल, ये हमारे ही अपने हैं, लोग हैं, कोई बाहर के थोड़ी ना है। ठीक और जायज मांगों को बिल्कुल सरकार क्यों नहीं करेगी? अपने बच्चे हैं, अपने लोग हैं। ठीक है। और अब मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। हमारे साथ और 2 मेहमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और अब मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी शुभांशु राय जी से कि जो अब सरकार जो कर रही है, एनटीए पर जो एक्शन लिया जा रहा है, आपको लगता है काफी है? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर लामबंद है, विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। श्रद्धा, इस सवाल का बेहतर जवाब है अनिल गुप्ता और आप दोनों दे सकते हैं। अगर आपके परिवार के किसी बच्चे के ऊपर पैलेट गन से गोली चला दिया जाए और आपके परिवार के किसी बच्चे का पेपर लीक हो गया और उसके बाद अगर ये कार्रवाई काफी है तो आपको बधाई। वैसे मुद्दे पे आता हूँ। अनिल गुप्ता जी, आप वरिष्ठ हैं तो कुछ चीजें टेलीविजन पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा फास्ट ट्रैक कर लिया गया है। परसों भारत सरकार और उनके माननीय मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब दिया और लिखित में दिया कि नो टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिस्पोजल। इसका मतलब ये होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिया गया, लेकिन वो कब तक होगा इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो कृपया करके, और वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 3 अलग अलग विषयों पे नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 साल से बनवा चुके हैं, जिसका रिजल्ट 0। दूसरा, आपने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला। वो झूठ ये है कि शिक्षा माफिया तभी फल फूल सकता है जब उसके ऊपर बैठा, सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा जो उसका प्रधान है, प्रधान मीन्स मुखिया है, जो विभाग का मंत्री है, उसी के नाक के नीचे सारी घटनाएं होती हैं। तो इस देश में पिछले 12 सालों से जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आप अधिकारियों को बर्खास्त कर रहे हो। अगर आपको इतनी ही समझ थी कि एनटीए के अधिकारियों के कारण ये पेपर लीक हो रहा है, तो ये पहली बार थोड़े हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के शरीर के ऊपर जितने अवार्ड लगे हुए हैं 12 सालों में, उससे ज्यादा बार तो धर्मेंद्र प्रधान के टेन्योर में पेपर लीक हो गया। और कल रात को आपने 1 बजे उठ के मन की बात करी, वीडियो मतलब जिम्मेदारी जो है धर्मेंद्र प्रधान की है। सुनिए पूरी बात, श्रद्धा बोल पूरी बात बोल लीजिए। कल रात को आपने 1 बजे उठ के मन की बात करी और कल शाम को उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। आरएसएस नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में, आरएसएस और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में, और जहां पेपर लीक हुआ वहां का भी मेयर कम ट्रिपल इंजन जो है वो बीजेपी की है। फिर आप कह रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो शिक्षा मंत्री की जवाबदेही है ना सर। शिक्षा, और भी मेरे पास मेहमान है, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही है, बिल्कुल है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से उपद्रव हो रहा है उस पर जरूर सोचना होगा। लेकिन एक चीज और, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, क्या राजस्थान में सीएम जिम्मेदार थे? उपद्रव, एक मिनट, दर्शकों को आपके उपद्रव को एक्सप्लेन किया जाए। उपद्रव क्या है कि भाड़े के गुंडे, अमित शाह के प्राइवेट गुंडे आकर बच्चों को मारे, लड़कियों को मारे। और अरे कांग्रेस के समय में जब पेपर लीक हुए तो अनिल जी मर्यादा रखा जाए। नहीं, आप जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अमर्यादित तो कुछ भी नहीं बोला सर। जब पेपर लीक हुए, क्या मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया? क्या आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? आज पंजाब के अंदर फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, आपने अपने सहयोगी को बोला, पर जिस तरह की भाषा आप बोलते हैं टीवी चैनल पे आके, आपको शर्म आ रही है? आप माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के विषय में
अमृतांश जी, आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, कैसे समझ बिल्कुल पा रहे हैं जो सब कुछ अभी चल रहा है? आज मुलाकात भी हुई केंद्रीय मंत्री से सीजेपी की, लगता है अब जो है सरकार इस पूरे आंदोलन को खत्म करवा पाएगी एज सून एज पॉसिबल? आपको सिखाई जाती है तो आपको जवाब देना चाहिए। अमृतांश, कुछ बातें हैं श्रद्धा, कुछ बातें हैं श्रद्धा जो कि समझनी होगी हम लोगों को कि ये जो पूरा हो रहा है हंगामा, ये जो भी चीजें नजर आ रही हैं, ये बस एक ही चीज का द्योतक है, और वो कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म अब अर्जेंटली करना होगा, और ये सरकार बिल्कुल के सहमत लिए हूं। एक घंटी है, और इसीलिए सरकार इसको गंभीरता से ले। ये चीज सरकार को समझ आ चुकी है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये बात भी सत्य है कि सिर्फ जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है। संविधान के 3 सूची हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंटर लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब एजुकेशन में जो भी भारत भर में हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पर हो, ऐसा नहीं है। सारे राज्य सरकार की शिक्षा, जितने जो भी अलग अलग पार्टियां की राज्य सरकारें हैं, सबके एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, और ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को। क्यों? क्योंकि ये पिछले 70 साल से सुधांशु राय सिर्फ जो है 12, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये 12 साल का बोलेंगे, वो जो है 12 साल के लिए डिफेंस करेंगे बीजेपी के लोग प्रवक्ता। असलियत है कि यही तो बात मैं बार बार इस मंच से भारत एक्सप्रेस के जरिए कहती हूँ कि छात्रों को ये समझना होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उसकी राजनीति में नहीं फंसे, अपने अधिकारों के लिए बात करें और एक सुचारू तरीके से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, क्योंकि हम वंदे मातरम के बारे में हमने चर्चा करनी थी और ये एक बड़ी खबर आ गई, तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। समय कम है, एक छोटा छोटा रिएक्शन जरा उस पर अगर आप लोगों से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वंदे मातरम बिल के बारे में अनिल जी, आपसे शुरुआत। देखिए, आज जो पार्लियामेंट में जो विषय आया है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आजादी की लड़ाई में चाहे जनगण मन हो चाहे वंदे मातरम हो, इनका बहुत बड़ा देश के नागरिकों को जगाने में, राष्ट्रभक्ति में इनका बड़ा रोल रहा है। और आपने देखा किस तरीके से इसको कंपलसरी किया, और आज इसको अगर इसकी कोई अवहेलना करता, हम देखते हैं कई बार विपक्ष के जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो बड़ा हेसिटेट करते हैं, गाते नहीं है। केरल में हमने देखा, आपने देखा केरल की असेंबली में क्या हुआ। तो जब ये कानूनी दर्जा होगा, अगर कोई इसका अपमान करेगा उसको सजा का प्रावधान है। इसका देश के सभी नागरिकों को स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, आपका, मैं कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस कह रही है और भी मुद्दे हैं। नहीं, ऐसा श्रद्धा विरोध नहीं कर रहे हैं, और भी जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन आज आरएसएस के लिए काला दिन है। ये वो आरएसएस है जो 56 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया, तो उसको तो आज सोच सोच के वो मलाल कर रहे होंगे मोहन भागवत की, कहां से ये हमारे सर पे पड़ गया, अब तो हमको जनगण मन के साथ वंदे मातरम भी गाना पड़ेगा। और ये वही आरएसएस है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। तो दुख की बात है, अलग बात है अनिल जी, जवाब देते रहिए, लेकिन आज आरएसएस के लिए बहुत बड़ा दुख होने का दिन है। अब मजबूरी है कि 56 साल आप तिरंगा नहीं रह रहे, सबसे ज्यादा तिरंगा रखा जाएगा, और आप चाहे या ना चाहे आप जनगण मन और एक तरफ देश में नीट बिल को लेकर वो माफ कीजिएगा नीट लीक को लेकर हाहाकार, और वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम बिल, क्या लगता है लोगों का दिमाग भी थोड़ा इस तरफ डाइवर्ट होगा, और कितना जरूरी है ये देश के लिए? ये कोई ऐसे ही थोड़ी होता है कि कोई भी सरकार एक मुद्दे को गिराने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा करती है। अरे भाई, ये पूरा पार्लियामेंट का कार्रवाई होता है, पहले डिबेट होता है, डिस्कस होता है, और तब स्पीकर इस पर परमिशन देते हैं या चेयरमैन ऑफ द हाउस परमिशन देते हैं, और तब जाके इंट्रोड्यूस होता है। ये कोई आंख बिचौली का गेम नहीं चल रहा। दूसरा, जो सुधांशु जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता होंगे ये अपने पार्टी के, लेकिन फैक्ट्स में अंडा है अंडा। इनको ये नहीं मालूम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1876 में, उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था, और ये उस समय से नेशनल मूवमेंट का एक प्रतीक है। संविधान सभा में इसको वो स्थान, लीगल स्थान दिलाने के लिए इनके पहले अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले
राष्ट्रपति, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था कि भाई इसको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन प्रावधान नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 1336 में अपीजमेंट पॉलिसी, जो आज भी कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने जो है वंदे मातरम के कुछ अंश को स्वीकार किया, बाकी को तिरस्कार किया। ठीक है। और तब से वो शुभ्रांश जी अभी तक चला रहा जवाब है। दे दीजिए, और इनको जल्दी से कोई जवाब दे बात नहीं, दीजिए। जानकारी शुभ्रांश नहीं। जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। बस 2 सेकंड में रिप्लाई करूं। मैं अमृतांशु जी, मैं जानता हूं कि आप पत्रकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के मामले में आप भी गधा ही हैं। 1876 में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लंबा लंबा भाषण दे रहे। 1876 में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, टीवी मिला बोल गए, चलिए टीवी मिला बोल गए। 1876 ठीक में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। 1336 में कोई अधिवेशन और सम्मेलन हुआ था। अरे फैक्ट और नंबर ना पता हो तो कम से कम स्क्रीन को बर्बाद मत करिए। देश का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे माना आप नारंगी टी शर्ट पहनते हैं, माना आप गधे अमृतांश जी। गधे होंगे आप, लेकिन प्लीज बस हो गया, गधे होंगे बहुत आप। बढ़िया। और ये इस तरह की भाषा मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, चाहे शुभ्रांश जी आपने इसकी शुरुआत की और उसके बाद अब अमृतांश जी आपने उसका जवाब दिया, बड़ी हैरानी होती है कि कहाँ बैठकर और क्या बोलना है। ये अब तक आकर कोई समझ ही नहीं पाया है कि डिबेट में भाषा की मर्यादा होती है, बल्कि होने को तो नॉर्मल एक डेली लाइफ में भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम से कम होनी चाहिए, जो देखने को नहीं मिलती है। खैर, अब सोमवार को इस बिल पर भी सदन में देखते हैं क्या कुछ हंगामा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।